प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कृपया करके इस चैनल। फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करेंगे चीन की और सऊदी अरबिया की। अर्जेंटीना को अपना फाइटर प्लेन बेचने में नाकाम रहे चीन को अब मध्य पूर्व में भी मुँह की खानी पड़ी है। चीन अपना युद्धपोत सऊदी अरब को बेचने के लिए सारी चाल सेट कर चुका था। मध्य पूर्व में अपनी नौसेना को मजबूत कर रहे सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर के सौदे को लेकर चीन पूरी तरह आश्वस्त था, लेकिन ऐन वक्त पर रियाद ने बीजिंग का ऑफर ठुकराकर स्पेन के साथ डील फाइनल कर ली। सऊदी अरब से किक आउट होने के बाद चीन अब तिलमिलाकर रह गया है। मज़े की बात है कि अर्जेंटीना में चीन का गेम खराब करने वाला अमेरिका ही सऊदी अरब में भी उसके लिए कांटा बन गया। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिकी दबाव के चलते ही रियाद ने चीन से विध्वंसक जहाज खरीदने का फैसला आखिरी वक्त में बदल दिया। सऊदी अरब की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि स्पेन से समझौते के बाद चीनी युद्धपोत 052D के लेक मौके ख़त्म हो गए हैं। स्पेन के युद्धपोत अगले 10 वर्षों में सऊदी नौसेना की रीढ़ बनने वाले हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीनी हथियारों से प्रभावित होकर सऊदी अरब ने 052D विध्वंसक जहाज पर अपनी नज़रें गड़ा दी थी। 052D युद्धपोत चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नौसेना के सबसे आधुनिक युद्धपोतों में से एक है। इसकी तुलना अमेरिकी नौसेना के अल बक्स क्लास विध्वंसक से की जाती है। 7500 टन वजनी 052D युद्धपोत लुयांग 3 क्लास विध्वंसक के रूप में भी जाना जाता है, जो गाइडेड मिसाइलों से लैस है। इसमें ऊर्ध्वाधर लॉन्चिंग प्रणाली वर्टिकल लॉन्चिंग प्रणाली सिस्टम है, जो अधिक मिसाइल तैनात करने में सहायक है। युद्धपोत का AESA रडार इसकी निगरानी और ट्रैकिंग क्षमताओं को बढ़ाता है। ये चीन का पहला समर्पित बहुउद्देशीय विध्वंसक है जो विभिन्न मिस प्रोफाइल को संभालने में सक्षम है। अगर ये सौदा होता तो मध्य पूर्व में एक बड़ा भू राजनीतिक परिवर्तन होता, क्योंकि सऊदी अरब अपने पुराने सहयोगी अमेरिका को छोड़ के उसके विरोधी चीन से हाथ मिला रहा होता। यूरोशियन टाइम्स ने सैन्य विषयों के हवाले से बताया कि अगर सऊदी अरब 052D हासिल कर लेता तो उसकी नौसैनिक ताकत के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में शामिल होता। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी ने सऊदी अरब को चीनी युद्धपोत खरीदने पर प्रतिबंध की धमकी दी थी। चीनी मीडिया अमेरिकी दबाव का जिक्र करते हुए वाशिंगटन की आलोचना की थी। इसमें कहा गया था कि अमेरिका किसी भी छोटे देश को उभरते हुए नहीं देखना चाहता। अमेरिका ने 052D की खरीद पर सऊदी अरब को प्रतिबंधों की धमकी दी थी। आर्थिक विकास के लिए अमेरिकी तेल आयात पर निर्भर सऊदी अरब अमेरिकी प्रतिबंधों से डरता है और उसे मजबूर कर सकता है। हम बात करें चीन में उइगर मुस्लिमों की दुर्दशा के बारे में। चीन में उइगर मुस्लिमों तरह के अत्याचार की रिपोर्ट लगातार सामने आती रही है। उइगर मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी सिंजियांग में रहती है। सिंजियांग में मुस्लिमों के लिए कई तरह की पाबंदियां चीनी सरकार लगाती रहती है। चीनी नीतियों पर दुनिया के कई हिस्सों में आवाज़ उठती रही है, लेकिन पाकिस्तान इस पर खामोशी अख्तियार कर लेता है। पाकिस्तान अक्सर खुद को मुस्लिम मुल्क की तरह पेश करते हुए मुसलमानों की आवाज़ उठाने की बात करता है। ऐसे में वह चीन पर क्यों चुप रहता है, इसके बारे में पाकिस्तान के यूट्यूबर कमर चीमा ने चीन में पाकिस्तान की राजदूत रही नगमाना हाशमी से बात की। नगमाना हाशमी चीन समेत कई देशों में पाकिस्तान की राजदूत रही हैं। खासतौर से चीन के बारे में उनकी काफ़ी समझ मानी जाती है। कमर चीमा से बात करते हुए हाशमी ने कहा कि करीब 20 साल तक अलग अलग जिम्मेदारी निभाते उन्होंने चीन को समझा है। उन्होंने कहा कि चीन एक पुरानी सभ्यता है और उसकी समझ किसी दूसरे पर हमला करने की नहीं रही है। चीन ने हमेशा बचाव के लिए कदम उठाए हैं। चीनी लोग आक्रामक नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ बचाव के लिए कदम उठाए हैं। पश्चिमी देश बीते काफ़ी समय से कई तरह के प्रोपेगेंडा भी चीन के खिलाफ चलाते रहे हैं। कमर चीमा ने सवाल किया कि पाकिस्तान की पूरी दुनिया से आलोचना होती है कि पाक सरकार कश्मीर फिलिस्तीन पर बात करती है, लेकिन चीन के उइगर मुस्लिमों की बात नहीं करती। इस पर हाशमी ने कहा कि अमेरिका और वेस्ट बहुत ज़्यादा पक्षपाती हैं। अमेरिका को चीन में तो मानवाधिकार नज़र आते हैं, लेकिन गाज़ा में कुछ नहीं दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं चीन के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी है। चीन में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ अत्याचार की बात होती है, लेकिन वहाँ उइगर की पॉपुलेशन लगातार बढ़ी है। उन पर एक बच्चे की पॉलिसी भी चीन ने कभी लागू नहीं की। ये दिखाता कि चीज़ें इतनी ख़राब नहीं है जितनी कही जा रही हैं। नगमाना हाशमी ने अमेरिका पर बरसते हुए कहा कि अमेरिका किसी एक हमले का जवाब देते हुए मुल्क के मुल्क तबाह कर देता है। उनके यहाँ एक हमला हुआ तो उन्होंने इराक से लेकर अफगानिस्तान तक बम बरसा दिए। उसे ना बच्चे दिखे, ना बुजुर्ग, ना औरतें, लेकिन चीन के लिए उसे फिक्र रहती है। जैसे पाकिस्तान किसी गड़बड़ी पर गिरफ्तारी करता है, उसी तरह से अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो चीन ने भी उइगर मुस्लिमों पर कार्रवाई की है। ये इस तरह से नहीं है जैसे पश्चिमी दिखाता है। ये एक और खबर जो चीन से निकल के आ रही है। चीन के जिस वैज्ञानिक ने कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में कोविड-19 वैक्सीन को तैयार किया था, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर संसद से बर्खास्त कर दिया गया है। चीन के नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप की सहायक कंपनी चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप CNBG के अध्यक्ष यांग
शाओमिंग पर भ्रष्टाचार और कानून के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। इस वजह से नेशनल पीपुल्स कांग्रेस से उसकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। एनपीसी द्वारा इसे लेकर बयान जारी करते हुए कहा गया कि यांग के खिलाफ पहले से ही पार्टी की अनुशासनात्मक समिति द्वारा जांच की जा रही थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा बीते कुछ वर्षों से पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। उस बीच यांग की बर्खास्तगी चीन के हेल्थ सेक्टर पर की गई सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस कार्रवाई का उद्देश्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है। कार्रवाई के दौरान बीते वर्षों में चीन के कई अस्पतालों के प्रमुखों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा सिनोफार्म के एक अन्य पूर्व वरिष्ठ अधिकारी झाओ बिन को भी जांच के दायरे में रखा गया है। 62 वर्षीय यांग शाओमिंग एक अनुभवी शोधकर्ता हैं जिन्होंने उस टीम का नेतृत्व किया जिसने चीन की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन BVIBP को विकसित किया था। बाद में इस वैक्सीन के सामान्य उपयोग को मंजूरी दी गई थी। कोरोना वायरस का पहला मामला मार्च 2020 में चीन के वुहान शहर से सामने आया था और बाद में दुनिया भर में फैल गया था। इसके बाद इस बीमारी से दुनिया भर में कई लोगों की मौत हो गई थी। यांग की टीम द्वारा विकसित की गई कोविड-19 वैक्सीन को दिसंबर 2020 में सामान्य उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी। इससे पहले कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में अहम भूमिका निभाने के लिए यांग को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्हें हो ली फाउंडेशन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, जो विज्ञान और चिकित्सा क्षेत्रों में चीन के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। जब हम हमास और इसराइल के युद्ध के बीच की बात करें, हमास और इसराइल बीते 6 महीने से जंग लड़ रहे हैं। इसराइल द्वारा हमास को ख़त्म करने का संकल्प गाज़ा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। गाज़ा में पैदा हुई मानवीय परिस्थितियों को लेकर अमेरिका में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देश भर में लोग इसराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध कॉलेज परिसरों में भी जारी है। पुलिस ने सप्ताहांत में करीब 275 लोगों को गिरफ्तार किया है। आइए जानते हैं अब तक क्या हुआ है। अमेरिका के विश्वविद्यालयों में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। यहाँ पुलिस की कार्रवाई गिरफ्तारी एक और सप्ताह जारी रही। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रदर्शनकारियों ने जहाँ अमेरिका का झंडा लगा होता है वहाँ फिलिस्तीनी झंडा लगाया। इसके अलावा हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस के पत्रकारों का भोज होना था। यहाँ जो बाइडेन के रात्रि भोज को संबोधित करने की उम्मीद थी। कार्यक्रम से पहले यहाँ फ़लस्तीनियों का समर्थन कर रहे लोग पहुँच गए। इनमें से कुछ ने होटल की सबसे ऊपरी मंजिलों में से एक पर फिलिस्तीनी झंडा लगा दिया। घटनास्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने इस पर तालियां बजाई। प्रदर्शनकारियों ने फ़लस्तीनी केफिए और तरबूज के प्रतीक वाले कपड़े पहने थे। उन्होंने वाशिंगटन हिल्टन के बाहर फ़लस्तीनी मुक्त के नारे लगाए। साथ ही कहा कि हम कवरेज की मांग करते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इसराइल और गाज़ा की खबरों को अधिक से अधिक दिखाने के मकसद से प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने 4 अलग अलग विश्वविद्यालयों के परिसरों से करीब 275 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें, बॉस्टन में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से 100, सेंट लुइस में वाशिंगटन विश्वविद्यालय से 80, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से 72 और इंडियाना विश्वविद्यालय से 23 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। UCLA में इसराइली और फ़लस्तीनी समर्थकों के बीच झड़पों की सूचना मिली थी, जहाँ पिछले सप्ताह एक टेंट शिविर तैयार किया गया था। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों का संज्ञान लिया। व्हाइट हाउस का कहना है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने चाहिए। प्रदर्शनकारी लगातार हमास इजराइल युद्ध में संघर्ष विराम को लेकर आह्वान कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि देश ऐसे लोगों से संबंध खत्म कर दे जिनका कहना है कि गाज़ा में संघर्ष से लाभ होता है। विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए विरोध प्रदर्शन एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। प्रशासन शिकायतों के साथ स्वतंत्र अभिव्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। जो बाइडेन ने रविवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। इस दौरान उन्होंने गाज़ा सीमावर्ती शहर रफा पर संभावित हमले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइली शहरों पर 5000 से ज़्यादा रॉकेट दाग हमले की शुरुआत की थी। इसके बाद हमास के आतंकियों ने इसराइल में घुसकर लोगों को मौत के घाट उतारा। इसके जवाब में इसराइल ने हमास आतंकियों के खिलाफ गाज़ा में ऑपरेशन शुरू किया था। इस ऑपरेशन में गाज़ा स्थित हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई, जिससे अधिकतर गाज़ा खंडर में तब्दील हो गया। अब तक इसराइल और गाज़ा में कुल मिलाकर 30,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। टेस्ला के CEO एलन मस्क के बारे में बात करें। दुनिया के मुख्य अमीरों में शुमार टेस्ला के CEO एलन मस्क अपना भारत दौरा कैंसिल कर अब अचानक गुपचुप चीन पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे को सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन मामले की जानकारी रखने वालों के हवाले से इस दौरे की बात कही गई है। फ्लाइट ट्रैक करने वाले ऐप के मुताबिक उनके प्राइवेट जेट की लोकेशन बीजिंग में पाई गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मस्क का चीन में सीनियर अधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम है। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट है। टेस्ला को वहाँ कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कंपनी ने हाल ही में चीन में अपनी गाड़ियों की कीमतों में कटौती की है। टेस्ला चीन में फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर लॉन्च करना चाहता है। साथ ही कंपनी चीन में इकट्ठा किए गए डेटा को विदेश ट्रांसफ़र करना चाहती है, ताकि ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जा सके। बता दें कि मस्क को 21 और 22 अप्रैल को भारत दौरे पर आना था, लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया था। लेकिन अब वो अचानक चीन पहुँच गए हैं। टेस्ला ने अब तक भारत में एंट्री नहीं की है, लेकिन चीन में लोकल कंपनियों ने उसके नाक में दम कर रखा है।
टेस्ला ने 4 साल पहले अपने सबसे एडवांस ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर FSD को लॉन्च किया था, लेकिन अब तक ये चीन के ग्राहकों को उपलब्ध नहीं हो पाया है। इसकी वजह यह है कि चीन की सरकार ने टेस्ला को देश में एकत्र किए गए आंकड़ों को विदेश ट्रांसफ़र करने की अनुमति नहीं दी। मस्क ने हाल में कहा था कि चीन में जल्दी ग्राहकों को FSD मिल जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक सवाल के जवाब में मस्क ने कहा है कि टेस्ला चीन में ग्राहकों के लिए बहुत जल्द FSD उपलब्ध करा सकता है। चीन में भी स्थानीय कंपनियां इसी तरह का सॉफ्टवेयर लॉन्च करने का फ़ायदा उठाना चाहती हैं। मस्क की चीन यहाँ तक को लोगों की नज़रों में छुपा कर रखा गया है। राइटर के अनुसार टेस्ला ने 2021 से अपनी चीनी सहयोगियों द्वारा एकत्र किए गए सभी डेटा को चीनी नियामकों की आवश्यकता के अनुसार शंघाई में संग्रहित किया है और अमेरिका में वापस स्थानांतरित नहीं किया है। US EV निर्माता ने 4 साल पहले अपने ऑटो पायलट सॉफ्टवेयर का सबसे स्वायत्त संस्करण FSD लॉन्च किया था, लेकिन ग्राहकों के आग्रह के बावजूद अभी तक इसे चीन में उपलब्ध नहीं कराया गया है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।